हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। बीएड स्टूडेंट हमारा विषय है पर्यावरण शिक्षा। तो हम पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप कैसे हो? आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है और दिन पर दिन अधिक ही संख्या मिल रही है कोरोना वायरस की। इसलिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत से लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि उत्कर्ष का ऐप ले लिया है और रीट की तैयारी कर रहे हैं। आप रीट की भी तैयारी करो, लेकिन ये भी पढ़िए आप, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है आपको कंपटीशन लेवल में बढ़ाएगा। कंपटीशन लेवल की तरह से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरे सब्जेक्ट को कंपटीशन लेवल के हिसाब से लीजिए और आपकी बीएड की भी तैयारी कीजिए। तो दोनों ही पढ़ना ज़रूरी है आपको, क्योंकि ये बीएड का भी पढ़ना ज़रूरी है और उसका भी, रीट का भी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने रीट का वो ले रखा है ऐप। तो वो भी पढ़िए, लेकिन ये भी पढ़ते रहिए। और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। खासकर मैं अपनी तो बता रहा हूँ कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। एक अच्छा डाटा तैयार कर रहा हूँ, एक अच्छा डाटा, ऐसा डाटा जो आपको कंपटीशन में आगे बढ़ा सकता है, यानी आपको कंपटीशन में पर्यावरण शिक्षा की जानकारी दे सकता है। जो आपके रीट के फर्स्ट पेपर में जो आता है, रीट के फर्स्ट पेपर में आता है आपकी पूरी पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण शिक्षा को, मैं पर्यावरण अध्ययन को मैं पढ़ा रहा हूँ पूरी को, जो आपके कोर्स में है, सब्जेक्ट में पर्यावरण शिक्षा, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो आपको पूरा, आपको सिलेबस के अनुसार, तो इस सिलेबस के अनुसार आपको मैंने इकोलॉजी पढ़ाई, पर्यावरण के प्रकार पढ़ाए और इकोसिस्टम पढ़ाया, जो आपकी सारी इसमें पर्यावरण में है, जो थर्ड ग्रेड के फर्स्ट लेवल में है। तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और कोरोना वायरस से सुरक्षित रहिए। और हो सके, इस कोरोना वायरस ने सबको बेरोज़गार कर दिया है। स्थितियाँ असामान्य हो गई हैं, सामान्य की वजह से। सामान्य नहीं रही, असामान्य हो गई हैं। क्यों? क्योंकि रोज़गार छिन गया, छोटे वर्ग के लोगों का रोज़गार छिन गया, प्राइवेट सेक्टर वालों का रोज़गार छिन गया। भगवान की कृपा से हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे एक मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप अगर सक्षम हो, अगर किसी की मदद कर सकते हो, तो आप ज़रूर मदद करिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति चल रही है, लोगों की मदद की ज़रूरत है। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर आप सक्षम हो, अगर आप मदद कर सकते हो किसी की भी, तो आप प्लीज़ मदद करिएगा। किसी एक इंसान की मदद भी आपको बहुत आगे बढ़ा सकती है, और आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो आप उसको, उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। तो मेरा यही कहना है, आप किसी ना किसी की मदद ज़रूर करिए अगर आपके पास सक्षमता है, क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लोगों को परेशानी है बहुत। तो अगर आपको कोई भी मिले, आपको रास्ते में मिले, चाहे कहीं भी मिले, आप किसी की भी मदद कीजिएगा, पर मदद कीजिएगा अगर आप सक्षम हैं। और मास्क लगा के रखिएगा, क्योंकि मास्क ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, और तो कोई नहीं है। क्योंकि सैनिटाइज़र तो हम लोग इतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन मास्क हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। क्योंकि हम अगर 2 फुट की दूरी पर रहेंगे और मास्क लगाएंगे तो हम बच सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि इंसान नहीं बच पाया है, उसको कोरोना हो गया है, लेकिन फिर भी हम अपनी सुरक्षा, क्योंकि अपने हाथ में है, तो हम बच सकते हैं। और दूसरी नंबर बात, घर से जब ही निकलिए जब आपको बेहद ज़रूरी हो। घर से जब ही जाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब ही जाइए, क्योंकि बहुतों ने ये सोच लिया है कि कोरोना कुछ है ही नहीं है, लेकिन है। कोरोना के रोज़ाना 1300 से 1400 मरीज हमारे राजस्थान में ही मिल रहे हैं, और 60,000 से ऊपर मरीज भारत में मिल रहे हैं, और 13-14 मौतें रोज़ाना राजस्थान में हो रही हैं। आप लगाइए, तो कोरोना तो है, निश्चित है कोरोना। और जागरूकता ही ज़रूरी है, क्योंकि भारत सरकार हमारी इतनी जागरूक कर रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कोरोना के प्रति जागरूक रहें, और जागरूक रहना ज़रूरी है। और इसके लिए मास्क सबसे बड़ा उपाय है हमारे लिए, तो हम मास्क पहने। मैं क्लास में हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए मैंने मास्क नहीं पहन रखा है, आप मेरी कहें तो। और कॉलेज खाली है, हम क्लासेस ले रहे हैं, तो ऐसा यहाँ कोई डर नहीं है। लेकिन हम बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलते हैं, बाहर से आते हैं तो मास्क लगा के ही आते हैं। इसलिए आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप मास्क लगाइए और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और स्वस्थ रहिए, और अपनी मम्मी पापा की बात को मानिए। हमारा अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आपको जो भी क्वेरी हो, आपकी जो भी समस्याएं हो, तो प्लीज़ आप उसका कमेंट्स कीजिए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसका कमेंट्स कीजिए। कोई टीचर का समझ में नहीं आ रहा है तो उस टीचर का भी नाम लेके आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स कीजिए आप, तो तभी हमें फीडबैक समझ में आएगा। और सभी पढ़िए,
कोई एक नहीं कि 4 लोग पढ़ रहे हैं और 50 लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आप सभी पढ़िए। और मेरा तो विस्तृत ये है, मेरा तो आपसे कहना है कि मेरी जो सब्जेक्ट है आपकी पूरे कंपटीशन के लिए, हालांकि हर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी पढ़ें, कंपटीशन की भी तैयारी करें, इसको भी पढ़ें, क्योंकि ये भी आपके काम आएगा, बेकार नहीं जाएगा। तो आप हर टीचर पढ़ा रहा है, टीचर के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको भी पढ़िए। और जो भी आपका फीडबैक है वो हमें दीजिए कि क्या आ रहा है, आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। अगर समझ पा रहे हो तो कमेंट्स कीजिए, नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट्स कीजिए, लेकिन आपका कमेंट्स आना ज़रूरी है। और सारे स्टूडेंट क्लासेस लीजिए, सारे स्टूडेंट जो पेपर पढ़ाए जा रहे हैं उनको पढ़िए, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक, पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा के अंदर मैंने आपको 3 चीज़ पढ़ा दी थी। क्या पढ़ा दी थी? एक तो पर्यावरण का अर्थ, एक तो पर्यावरण का अर्थ और पर्यावरण का अर्थ और प्रकार, ये मैंने बता दिए थे आपको, ठीक है। दूसरा मैंने बता दिया था इकोलॉजी बता दिया था मैंने, इकोलॉजी मैंने बता दिया था आपको। एक मैंने इकोसिस्टम बता दिया था, इकोसिस्टम बता दिया था। तो मैंने आपको ये 3 टॉपिक तो पहले करा दिए थे, जो आपकी कंपटीशन के लिए बेहद ज़रूरी हैं, रीड फर्स्ट लेवल में ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको करा दिए थे। आगे का जो अपना टॉपिक रहेगा, आगे का अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स, आगे का अपना टॉपिक है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी जैव मंडल। क्या है? बायोस्फीयर यानी जैव मंडल। तो आपका टॉपिक है बायोस्फीयर, जैव मंडल। तो देखो, बायोस्फीयर की मैं बात करूं तो बायोस्फीयर 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर बायोस्फीयर की मैं बात करूं, 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो 2 शब्द कौन से हैं? एक तो है स्टूडेंट बायो और एक है स्पीयर, SPHER। बायो और स्पीयर 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो और स्पीयर। बायो का अर्थ तो होता है, हिंदी में बोले हम जीव या जीवन बोल सकते हैं, और स्पीयर का अर्थ होता है मंडल। हैं ऐसा मंडल, अगर हम इसकी परिभाषा दें, ऐसा मंडल परिभाषा दें, ऐसा मंडल जहाँ जीवों के लिए जीवन संभव हो। तो इसकी परिभाषा होगी बायो यानी जीव या जीवन, स्फीयर माने मंडल, ऐसा मंडल जहाँ जीवों के लिए जीवन संभव हो, उसे क्या बोलते हैं हम? बायोस्फीयर यानी जैव मंडल। ऐसा मंडल जहाँ जीवों के लिए जीवन संभव हो, यानी बायोस्फीयर 2 शब्दों से मिलकर बनना है। कौन कौन से 2 शब्द? बायो और स्फीयर। बायो यानी जीवन, स्फीयर यानी मंडल, यानी ऐसा मंडल जहाँ जीवों के लिए जीवन संभव हो, जहाँ जीव रह सकें, अपना जीवन यापन कर सकें, वो होता है
बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का आपको अर्थ समझ में आ गया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में जैव मंडल बोलते हैं। और जो दो शब्दों से मिलकर बना है क्या है? बायो और स्फीयर। बायो का अर्थ जीवन और स्फीयर का अर्थ मंडल, यानी ऐसा मंडल जहाँ जीवों के लिए जीवन संभव हो। इसको हम डायग्राम के अनुसार समझेंगे। तो डायग्राम के अनुसार कैसे समझेंगे? इसे उतार लीजिएगा। डायग्राम के अनुसार हम कैसे समझेंगे इसे? देखो, हमारे 3 मंडल पाए जाते हैं। देखो, सबसे पहले वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। दूसरा है आपका दूसरा है जलमंडल, यानी वायु, जल, जलमंडल दूसरा है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड्रो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे स्टूडेंट? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी वायु, जल और मिट्टी, यानी पृथ्वी का जो मिले होते हैं आपस में, ये क्या है आपका? ये है आपका स्थलमंडल। स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर, LITHOSPHER। तो यानी वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, यानी वायु और जल और मिट्टी, प्रकृति, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। इन्हीं से हमारा जीवन है। और अगर हम इनके जो बीच का भाग है, यानी तीनों हैं ये, इनके बीच का भाग, यानी ये भाग, यहाँ पर जीवन संभव है। यानी ये जो बीच का भाग है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम बायोस्फीयर, यानी जैव मंडल। यानी वायुमंडल और जलमंडल और स्थलमंडल के बीच के भाग को, यानी यहीं पर जीवन, हमारा जीवन है, तो उसे क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर और स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर। इन तीनों के बीच का जो भाग है वो हमारे जीवन जीने के लिए ही कारगर है। यहीं पर जैव मंडल है, यहीं पर जीव जीवन जीते हैं। तो इसे जीवन मंडल, यानी इन तीनों के बीच का भाग, जहाँ भी इन तीनों के जीवन, इनमें बीच का भाग जो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर, यानी जैव मंडल। तो वायुमंडल में हम 15 किलोमीटर ऊपर जाएं, 15 किलोमीटर ऊपर हमारा जीवन है। और जलमंडल में जाएं तो 9 किलोमीटर तक, यानी वायुमंडल में 15 किलोमीटर तक ऊपर और जलमंडल में नीचे 9 किलोमीटर तक। और स्थलमंडल में जहाँ तक स्टूडेंट, जहाँ तक पेड़ों की जड़ पहुँच सकें, वहाँ तक जीवन है। वहाँ तक जीवन है। तो मेरा अर्थ आप समझ रहे होंगे, यानी वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, तीनों के बीच का जो स्थान है वो हमारा क्या है? बायोस्फीयर, यानी जैव मंडल। जैव मंडल यानी जहाँ पर जीवन स्थित है, हमारा जीवों के लिए जीवन जीना स्थित है, वो क्या हो गया? हमारा जैव मंडल, यानी इन तीनों के बीच का स्थान। अब तीनों के बीच का स्थान कौन सा? हम वायुमंडल के ऊपर तक जाएं 15 किलोमीटर, तो वहाँ तक जीवन है। फिर नीचे हम आए, उसके समुद्र के नीचे आए, हम महासागरों के नीचे आए, तो 9 किलोमीटर तक जीवन संभव है। और स्थलमंडल में जहाँ तक पेड़ों की जड़ पहुँच सके, वहाँ तक जीवन संभव है। तो इन तीनों के बीच का भाग ही हमारा जैव मंडल कहलाता है।
तो मैंने आपको अर्थ बताया बायोस्फीयर, आप उतार लीजिएगा। और मैंने इस डायग्राम बना के बताया, तो डायग्राम भी आप बना लीजिएगा कि वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों के बीच के स्थान को हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल। जैव मंडल किसे कहते हैं? यहाँ जीवन संभव है। और जीवन संभव क्या है? इन तीनों के ऊपर हम अगर वायुमंडल में जाएँ तो 15 किलोमीटर तक जीवन संभव है, और नीचे जाएँ अगर समुद्र के तो 9 किलोमीटर तक जीवन संबंध है। और स्थलमंडल में अगर हम नीचे तक जाएँ तो स्थलमंडल में पेड़ों की, जहाँ तक पेड़ों की जड़ पहुँच सके वहाँ तक जीवन संभव है। तो आप समझ गए होंगे, इसको उतार लीजिएगा 15 किलोमीटर तो ऊपर और 9 किलोमीटर तक नीचे, और पेड़ों की जड़ तक पहुँच सके। तो जो भी हिस्सा इनका आता है तीनों का मिलके, वो हमारा बायोस्फीयर कहलाता है, यानी जैव मंडल कहलाता है, यहाँ जीवन संभव है। तो इसको स्टूडेंट उतार लीजिएगा आप। आगे है हमारा, आगे है जैव मंडल के घटक। देखो मैंने 2 भागों में बांटे थे। 2 भागों में कौन कौन से बांटे थे मैंने? पहले आपको जैविक अजैविक में बता चुका हूँ। एक तो जैविक यानी बायोटिक, एक मैंने बताया था अजैविक, यानी अबायोटिक। यानी बायोटिक और अबायोटिक मैंने जैविक और अजैविक के बारे में आपको बता चुका है। लिविंग, नॉन लिविंग, या जीवन हो वो लिविंग और जीवन ना हो नॉन लिविंग। तो जैविक और अजैविक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो जैविक कौन से होते हैं? जैविक मैंने बताया था ना आपको, उत्पादक और उपभोक्ता, ये मैंने आपको बताए थे। तो जैविक में अगर हम जैविक भी 2 प्रकार के होते हैं। जैविक 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? देखो जैविक होते हैं, एक तो स्वपोषी, एक होते हैं आपके परपोषी। कौन कौन से 2 प्रकार हैं स्टूडेंट? जैविक के स्वपोषी 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी, स्व का मतलब स्वयं, पोषी माने पोषण, जो स्वयं का पोषण खुद करते हैं, यानी पोषण खुद करते हैं, भोजन खुद बनाते हैं। यानी जो भोजन खुद बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्वपोषी। तो भोजन कौन खुद बनाता है? यानी पादप वर्ग इसमें आता है, पादप वर्ग इसमें आता है। तो पादप स्वयं भोजन बनाते हैं, और किसकी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, इसे भी लिख लीजिएगा कि पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। पादप वर्ग, इसको उत्पादक वर्ग भी बोला जाता है, उत्पादक वर्ग भी बोला जाता है, यानी उत्पादक वर्ग भी बोला जाता है, इसे स्वपोषी बोला जाता है। और स्वयं भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से स्वयं भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक बोला जाता है, यानी स्वयं पोषण करते हैं। और दूसरा अगर हम परपोषी की बात करें स्टूडेंट, तो परपोषी में हमारे 2 आते हैं। 2 कौन से आते हैं? एक तो स्थूल, ठीक है, और एक सूक्ष्म। 2 कौन कौन से हैं? एक तो स्थूल है, एक सूक्ष्म है। एक स्थूल, एक सूक्ष्म, 2 आते हैं परपोषी में, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। तो परपोषी में आपको यहाँ इधर की साइड लिख देता हूँ। परपोषी 2 प्रकार के, स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल में स्टूडेंट 3 प्रकार के होते हैं। स्थूल में कौन कौन से होते हैं? आपके प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता,
और तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। 3 प्रकार के होते हैं स्थूल में, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? जो पादपों को खाते हैं। अगर हम यहाँ से लगाएं तो ये पादपों को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? जो पादपों को खाते हैं, पादपों से अपना भोजन, पादप तो अपना स्वयं भोजन तैयार करते हैं, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो पादपों को खाते हैं। जैसे मैं एक चित्र बना देता हूँ आपको। मान लो ये आपका पेड़ है, तो ये पेड़ है यानी पादप है, इसे कौन खाएगी? अगर बकरी हिरण खाएंगे तो बकरी हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये पादपों को खा रहे हैं। और इनको कौन खाएगा? बकरी हिरण को शेर खाएगा। तो शेर क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। प्राथमिक मैं आपको पहले भी क्लासों में बता चुका हूँ। प्राथमिक उपभोक्ता कौन? जो पादपों को खा रहे हैं, जैसे बकरी और हिरण प्राथमिक उपभोक्ता जो पादपों को खा रहे हैं। और फिर प्राथमिक उपभोक्ताओं कौन खा रहा है? आपका शेर खा रहा है कि नहीं? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता। और तीसरा उपभोक्ता ये आपका गिद्ध और कौवा हो गए। गिद्ध और कौवा लिख लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो मैं बोलता जा रहा हूँ। तृतीय उपभोक्ता कौन से हो गए? गिद्ध और कौवा, क्योंकि शेर जब मर जाता है तो यही इनके मांस को खा जाते हैं। तो आपके स्टूडेंट समझ में आई होगी कि जैव मंडल के घटक जैविक और अजैविक। जैविक मैंने 2 प्रकार के बताए। जैविक मैंने कहा लिविंग, और अजैविक मैंने नॉन लिविंग बताया था। जैविक मैंने 2 प्रकार के बताए, स्वपोषी और दूसरा परपोषी। स्वपोषी कौन से होते हैं? जो पादप वर्ग के होते हैं, उत्पादक वर्ग, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से खुद बनाते हैं। और आपको मैंने परपोषी बताया था। परपोषी मैंने 2 प्रकार के बताए थे, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ऐसे उतार लीजिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? जो पादपों को खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे बकरी और हिरण, पादप जो कि स्वयं प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपने भोजन बनाते हैं, तो बकरी और हिरण क्या है? पादपों को खाते हैं। पादप यानी पेड़ों को खाते हैं, पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं। और इनको, बकरी और हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है। तो शेर क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है। और शेर को कौन खा रहा है? शेर जब मर जाता है तो उसके मांस को कौन खाता है? गिद्ध और कौवा खाते हैं। तो ये तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। अगर सूक्ष्म की बात करें तो सूक्ष्म में आपका कवक और बैक्टीरिया। सूक्ष्म यानी ये अपघटक का कार्य करते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ अपघटक ये जीव क्या करते हैं? हमारे खाद के रूप के में कार्य करते हैं। जो हमारे कीटों, इनके द्वारा खाद बना दी जाती है। इनको खाकर जो भी है सूक्ष्म जीव हैं, ये उपजाऊ अपघटक का कार्य करते हैं। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, ये खाद के रूप में संललित करते हैं। तो ये बैक्टीरिया और कवक होते हैं जो सूक्ष्म जीव में आते हैं, जो हमारी खाद को, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो ये सूक्ष्म हो गए आपके। तो ये हो गया आपके घटक। अगर हम अजैविक घटक की बात करें, तो देखो गैस है, वायुमंडलीय गैस है, वायुमंडलीय गैस है, जल वाष्प। और अगर लें हम तो अगर जलमंडल का लें तो महासागर, तालाब, नदियाँ, तालाब, महासागर। और स्थल मंडल की अगर बात करें तो पर्वत, पठार आदि ये सब आते हैं। यानी हम अजैविक की बात करें, प्राकृतिक में अजैविक में हम बात करें तो वायुमंडलीय गैस, जलवाष्प, महासागर, तालाब। क्योंकि देखिए ये आता है आपका वायुमंडल में, ये आता है आपका जलमंडल में, और ये आता है आपका स्थल मंडल में। तो ये अजैविक हैं और ये आपके जैविक हैं, जो जिनका जीवन निश्चित संभव है
वो जैविक है, और जिनका जीवन नहीं है जो एक निर्जीव टाइप के हैं वो आपका आता है अजैविक में। तो मैंने आपको बताया जैव मंडल के बारे में बताया, या जीवन संभव है उसे जैव मंडल कहते हैं। मैंने आपको दो वो बताए थे, दो प्रकार से बनाया है ये, बायो और स्फीयर, यानी जहाँ जीवों का जीवन संभव है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। मैंने डायग्राम के अनुसार बताया था, मैंने वायुमंडल बताया था, जलमंडल बताया था, स्थल मंडल बताया था। इन तीनों को मिला के जो हमारा बनता है वो जैव मंडल बनता है। जैव मंडल 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल में जीवन संभव है, नीचे 9 किलोमीटर की समुद्र में, और स्थल मंडल मैंने आपको बताया था जहाँ तक पेड़ों की जड़ जाती है वहाँ तक जीवन संभव है। तो इन तीनों के मेल को मैंने आपको जैव मंडल बताया था, यानी बायोस्फीयर बताया था, नोट कर लीजिएगा। और फिर मैंने जैव मंडल के आपको घटक बताए थे। घटक मैंने दो प्रकार के बताए थे आपको, एक जैविक और एक अजैविक, यानी बायोटिक और अबायोटिक। जैविक मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। उत्पादक उपभोक्ता आते हैं, तो उत्पादक में मैं स्वयंपोषी और परपोषी ये दो रूप लिए हैं। स्वयंपोषी में पादप जगत आता है जो उत्पादक कहलाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करता है, भोजन तैयार करता है। और परपोषी मैंने आपको इधर समझाया है। परपोषी में स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के आते हैं। तो स्थूल में कौन कौन सा आता है, प्राथमिक उपभोक्ता मैंने बताया था आपको, चित्र द्वारा ये बताया है। पेड़ों को बकरी और हिरण खाते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता कौन से होते हैं, शेर जो बकरी और हिरण को खाते हैं। तृतीय उपभोक्ता गिद्ध और कौवा होते हैं जो शेर को खाते हैं शेर के मरने के बाद। और सूक्ष्म में मैंने बताया था कवक और बैक्टीरिया, यानी ये अपघटक का कार्य करते हैं, हमारी खाद को उपजाऊ बनाते हैं। और अजैविक घटक में मैंने बताया था आपको जो वायुमंडलीय गैसें होती हैं, जलवाष्प होती हैं वायुमंडल के अंदर, और जलमंडल के अंदर महासागर और तालाब होते हैं, और स्थल मंडल के अंदर पर्वत और पठार होते हैं। तो ये आपका पूरा जैव मंडल है। स्टूडेंट आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सोशल मीडिया देखनी है ना किताब, मैंने आपको सारा इस बोर्ड पर ही समझा दिया है, और किताबों से अध्ययन करके मैंने ये नोट्स एकदम तैयार किए हैं आपके लिए। तो आप प्लीज़ इसको पढ़िएगा, और जो भी नहीं समझ में आए तो उसे कमेंट्स कीजिएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया है, इसकी परिभाषा भी आप लिखना चाहें तो आप परिभाषा भी लिख लीजिएगा कि स्वयंपोषी स्वयं के भोजन बनाते हैं। परपोषी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो परपोषी कहलाते हैं, जो पादपों पर निर्भर रहते हैं वो परपोषी कहलाते हैं, जो दूसरों पर रहकर भोजन बनाते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है। और ये भी मैंने बताया था, स्वयंपोषी में पादप उत्पादक कहलाता है, उत्पादक उपभोक्ता मैंने बताया था, और परपोषी में मैंने उत्पादक उपभोक्ता बताए थे। उपभोक्ता स्थूल में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जो प्राथमिक जो उसको खाते हैं पादपों को तो प्राथमिक कहलाते हैं, और प्राथमिक को जो खाता है वो द्वितीयक कहलाते हैं, और द्वितीयक जो खाता है वो तृतीयक कहलाते हैं। तो जो मैंने आपकी डेफिनेशन बता दी। सूक्ष्म में कवक और बैक्टीरिया आते हैं, और अजैविक में ये आपका अबायोटिक में जलवाष्प और ये महासागर वायुमंडल ये आते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये टॉपिक पूरा समझा दिया, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है, पूरा कंटेंट तैयार किया है आपकी किताबों में से, 2-3 किताबों में से। तो आपको मैंने कई कंटेंट तैयार किया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी पढ़ोगे, और आप पढ़ोगे तो मैं दावा करता हूँ कि ये आपको जैव मंडल हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। जैव मंडल आप कभी नहीं भूलोगे। यहाँ जीवों का जीवन निश्चित है, यहाँ जीवों का जीवन है, वहाँ पर जैव मंडलों से जैव मंडल कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स धन्यवाद। आगे क्लास आगे चलेगी आपकी। धन्यवाद।